इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है। तो भाई एक महीना मात्र रह गया है आपका एग्जाम का, और आप लोगों को मैं बता दूं जितने भी अभी तक ज्वाइन हुए हैं हमारे पेड कोर्स के अंदर, तो उस कोर्स में आपको फास्ट रिवीजन करवाया जाएगा। एक महीने के अंदर आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और इसमें आपको 2 मॉडल पेपर सॉल्व करवाए जाएंगे, 2 आपको मैराथन क्लासेस मिलेंगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे, 1 शॉर्ट वीडियोस। जितना फास्ट रिवीजन हमसे हो पाएगा उतना आप लोग को करवाया जाएगा, तो परेशान होने वाली कोई भी जरूरत नहीं है। और जो बाकी अदर कोर्सेज वाले बच्चे, जैसे जिसने मास्टर कोर्स परचेज कर रखा है या किसी ने डिजिटल कोर्स परचेज कर रखा है, उसको दोबारा पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, उसको भी ये सारा का सारा कंटेंट मिलेगा। तो बार बार बच्चों के फोन आ रहे हैं कि परचेज कर लेना चाहिए क्या? नहीं, कोई एक बार आपने यहाँ हमारा प्लेटफॉर्म बार बार आपसे चार्जेस नहीं लेता है, पहली बात तो ये। तो एक बार अगर आपने पेमेंट कर दी तो आपका जब तक सेमेस्टर खत्म नहीं होता है तब तक आप उसी कोर्स से पढ़ सकते हैं। कोई भी कोर्स लॉन्च होंगे उससे आपको कोई मतलब नहीं, सारा कंटेंट आप ही के कोर्स में मिलेगा। प्रॉब्लम किसी को? आज हम यूनिट सेकंड का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एनर्जेटिक्स। एनर्जेटिक्स के अंदर हम एटीपी की फॉर्मेशन देखेंगे, व्हाट इज कैरेटिन, कैरेटिन क्या होता है, और बीएमआर क्या होता है। ये 3 चीजें आज हमें डिस्कस करनी है। तो आज थोड़ी सी ज्यादा सी पढ़ाई करेंगे क्योंकि काफी दिन से हमारी क्लास नहीं हो रही है और आज आप लोग का टेस्ट भी था। जितने बच्चे यहाँ पेड कोर्स वाले ज्वाइन हुए हैं, अगर आपने अभी तक टेस्ट दे दिया है, कल मेरी क्लास होगी, टाइमिंग आपको मेंशन कर दी जाएगी एप्लीकेशन वालों बच्चों के लिए ये, और वहां पे आपकी कॉपी चेक करी जाएगी और आप लोग को आपके मार्क्स बताए जाएंगे कितने पानी में, उससे पता चल जाएगा आप लोग ने क्या किया है टेस्ट के साथ। कहाँ है? खुल जा सिमसिम। आइए बच्चों, पहले 5 मिनट के लिए थोड़ी सी क्लास को हम कर देते हैं यहीं पे, 5 मिनट बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, जितने बच्चे नए ज्वाइन हो रहे हैं, अभी तक कोर्स परचेज नहीं किया है, तो जल्दी से परचेज कर लो। मात्र 1 महीने में, अब आपकी 30 जून तक का हमारे पास टारगेट है, आपकी मैराथन्स भी कंप्लीट हो जाएंगी। तो आरजीपीवी यूनिवर्सिटी के 11 जुलाई से एग्जाम है, तो उससे पहले आपको बहुत सारा कंटेंट आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको मिल जाएगा। तो जितने बच्चों टॉपर बनना चाहते हो, अच्छे मार्क्स लेकर के आना चाहते हो, तो आप कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हो। तो जिसे जल्दी पढ़ना है तो क्रैश कोर्स ज्वाइन करें, उसमें आपको बहुत फास्ट तरीके से उसमें वीडियोस मिलेगी, 1 शॉट रहेंगे, इंपॉर्टेंट डीप उसमें कुछ नहीं रहेगा। बस जल्दी से आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसमें फास्ट रिवीजन आपका उसमें चल रहा है ना? ठीक है जी, आ जाइए सभी बच्चे, जल्दी से क्लास को ज्वाइन करेंगे। आइए फटाफट। गुड इवनिंग प्रियंका, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जस्ट अ सेकेंड, तो हम ओपन कर लेते हैं। कहाँ है हमारा बीएसपी फार्मेसी? एकेटीयू का क्या हाल है? एकेटीयू का बहुत बुरा हाल है। एकेटीयू की ना पूछो तो ज्यादा बेटर है। आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, एकेटीयू पे विश्वास ही मत करो, बस अपना पढ़ते रहो, अच्छे मार्क्स लाते रहो बस। अभी रिजल्ट का भी कुछ पता नहीं है और आने वाले टाइम टेबल का भी कुछ पता नहीं है, तो कुछ नहीं बोला जा सकता। इसीलिए अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और किसी चीज पे ध्यान ही मत दो, है ना? बस यही बोल सकते हैं। वैभव, अनिल, प्रियंका, नकुल, चलिए सभी आ चुके हैं, अच्छी बात है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, जितने भी पेड कोर्सेज वाले बच्चे यहाँ पर है, आप लोग को कोर्स में कोई प्रॉब्लम, कहीं कुछ ना समझ में आ रहा हो, कोर्स में आपको सारी चीजें समझ में आ रही है, आपको कोर्स कैसा लग रहा है? एक बार थोड़ा सा अपना रिव्यू दे देंगे प्लीज, आपको कैसा लग रहा है हमारा कंटेंट? तो एक बार बताएंगे सभी बच्चे जितने भी पेड कोर्स में ज्वाइन है। आप लोग का रिव्यू हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग के रिव्यू पे ही बीएसपी फार्मेसी चल रहा है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसीलिए शायद कहीं ना कहीं इतने सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं डेली क्लासेस को, सिर्फ आप लोग की वजह से। तो प्लीज आपका रिव्यू भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है तो उसको हम रिजॉल्व जरूर करेंगे। एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ कंटेंट आपको नहीं मिल रहा है, टेस्ट नहीं हो रहे हैं, तो सारी चीजों में जो भी आपको प्रॉब्लम लग रही है आप एक बार मेंशन कर देंगे। नकुल, यस मैम, ऑल गुड, ओके मैम, क्रैश कोर्स लिया है, ओके। प्रमोद कुमार, कोई दिक्कत नहीं है, क्रैश कोर्स लिया है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहां पे अब जल्द ही चलने वाले हैं,
तो आपका फास्ट रिवीजन भी हो जाएगा। अभी जितना कंटेंट वहां पे अवेलेबल है, जितने भी क्रैश कोर्स वाले बच्चे हैं, एक बार चेक कर लेंगे कि आपको क्या क्या कंटेंट वहां पे मिल रहा है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं कोर्स में? जिसने कोर्स खरीदा हुआ है उन बच्चों को कोई प्रॉब्लम है क्या? मैम AKTU का रिजल्ट कब आएगा? AKTU का रिजल्ट गया, बस कहाँ गया ये किसी को नहीं मालूम। तो अभी AKTU पे ध्यान भी मत दो, हमने भी बस छोड़ दी है अपनी आशा भी, आएगा आएगा यही सोच रहे थे, लेकिन छोड़ो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अपना ये सेकंड का भी कोर्स कंप्लीट करो, वो तो जब आना है सो आना है। अभी उसकी टेंशन लेके मत बैठो AKTU वाले बच्चे, क्योंकि अगर मान लो रिजल्ट आ गया, एक दो बच्चों की बैक भी लग गई, तो आप उसकी टेंशन लेके बैठोगे या इसकी टेंशन? अगर ये भी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ या ये कंसेप्ट, ये वाले सब्जेक्ट आपके क्लियर नहीं होंगे तो डबल प्रेशर हो जाएगा ना। तो बस चिल रहो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाँ जी तिवारी मोमफोर, ये बताइए क्या प्रॉब्लम हो रही है? कोई भी प्रॉब्लम होगी तो सॉर्ट आउट जरूर करी जाएगी। प्रॉब्लम बताइए, कोई इशू? क्रैश कोर्स की फीस आई थिंक 699 या 799 होगी, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, मुझे कोर्स का प्राइस एग्जैक्टली मालूम नहीं है, 699 या 799 होगा। हेलो हेलो हेलो, हेलो हेलो हेलो। मैम सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। अच्छा जी, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या नहीं चल रहा है बेटा? ये जो टॉपिक्स चल रहे हैं ये क्या है? सिलेबस उठा के देखा है कभी? सिलेबस में क्या दिया हुआ है? कितने बच्चों को लग रहा है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है? अगर ये सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा तो इसका मतलब तो ये है आप सिलेबस उठा के देख ही नहीं रहे हो, है ना? आपको मालूम ही नहीं है कि सिलेबस के अंदर क्या है। एक बार उठा के देखो सिलेबस को, तब पता चलेगा आपको सिलेबस के अंदर क्या है और क्या नहीं है। खुल जा भाई, चलो। आइए फिर से आ जाते हैं, अब करते हैं क्लास को शुरू। मैम कॉलेज में एंडोक्राइन पूछती हैं तो प्रॉब्लम पड़ती है। चलिए परेशान मत होइए, कल से एंडोक्राइन शुरू हो जाएगा, कल से 4th यूनिट शुरू हो जाएगी, तो सॉरी 3rd यूनिट शुरू हो जाएगी, तो उसमें आप पढ़ लेना। सॉरी, चलिए जी आगे नहीं चलते हो? ठीक है स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आपके 2nd यूनिट में टॉपिक दिया है एनर्जेटिक, लास्ट टॉपिक है, इसके अंदर आपने 3 पार्ट डिस्कस करने हैं। पहला है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, दूसरा है कैरेटिन और तीसरा है बीएमआर। तो हमें फर्स्टली सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज द एनर्जेटिक। एनर्जेटिक क्या होता है? तो यहां पे लिखा हुआ है इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोकेमिस्ट्री दैट डील विद द फॉर्मेशन एंड कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम एनर्जी को इस फॉर्म में समझ सकते हैं कि हम कुछ भी कर रहे हैं, हम जिंदा खड़े हैं यहाँ पे, हमारे जितने भी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं वो किसकी वजह से कर रहे हैं? एनर्जी की। भाई अगर हम भागेंगे तो भागने के लिए भी तो हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, अगर हम चलेंगे चलने के लिए भी एनर्जी की जरूरत है, हम सांस ले रहे हैं, हमारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, भाई हार्ट पंप कर रहा है, किडनी फिल्ट्रेशन कर रही है, सभी की सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की जरूरत है जीवन जीने के लिए। तो यहां एनर्जी का मतलब दिस इज द इट इज द ब्रांच ऑफ बायोकेमिस्ट्री, या फिर ये क्या करती है? ये एनर्जी, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, इसमें एनर्जी बनती है और एनर्जी टूटती है। एनर्जेटिक के अंदर हम ये समझते हैं एनर्जी बन कैसे रही है और एनर्जी ब्रेक डाउन कैसे हो रही है। ब्रेक डाउन कैसे होती है और बनती कैसे? भाई अगर हम हेल्दी खाना खा रहे हैं, हम न्यूट्रिशन अच्छे ले रहे हैं, विटामिन अच्छे ले रहे हैं, तो वही तो हमारे लिए एनर्जी है, एनर्जी की फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है। तो जो एनर्जी हम अच्छे खाना खा करके ले रहे हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जो स्टोर हो रही है वो आपकी स्टोर एनर्जी। तो बेसिकली अगर मैं बोलूं एनर्जी 2 तरीके की होती है। कितने तरीके की बेटा जी? 2 तरीके की। पहली होती है काइनेटिक एनर्जी, दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। क्या लिखूं?
चलो लिख लेते हैं यहाँ पे, उसको समझ लेंगे फिर। आओ भाई पेन। तो जो एनर्जी है, एनर्जी बेसिकली 2 टाइप की होती है। ओके जी, 2 तरीके की हो गई। एक है आपकी काइनेटिक एनर्जी, दूसरी है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। दूसरी आपकी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। ओके जी, अब काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल क्या है? काइनेटिक का मतलब है आपने कुछ खाया, मान लो कुछ फूड ऐसे भी होते हैं जो इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, जैसे केला है, मतलब बनाना आपने खाया तो उससे आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। काइनेटिक का मतलब होता है तुरंत एनर्जी इससे मिल जाती है, फास्ट एनर्जी मिलती है, जो आप एकदम से, जो भाई मान लो आपने 20 किलो कैलोरी पर मोल कुछ फूड इनटेक किया अपनी बॉडी के अंदर, 20 किलो कैलोरी आपने कुछ एनर्जी स्टोर कर ली, उसमें से 20 किलो कैलोरी में से 5 किलो कैलोरी आपने एकदम से यूज कर ली और 15 किलो कैलोरी आपने क्या करा, अपनी बॉडी में स्टोर करके रख ली। तो ऐसे आप समझ सकते हो कि जो हमने इंस्टेंट एनर्जी यूज करी उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे, और जो हमने स्टोर करके रख दी कि भाई अब आप ऐसे समझो, मैंने अभी खाना खाया, आज मेरी लड़ाई हो गई मेरे घर वालों से और मैं रूठ के बैठ जाऊं, मुझे नहीं खाना, मैंने आज खाना नहीं खाया, मैंने कल खाना नहीं खाया, अब मुझे हो गए 2 दिन बिना खाए, तो क्या मैं 2 दिन में मर जाऊंगी? 2 दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी? ऐसा है? नहीं है। हमारी बॉडी जो हमने स्टोर करके रखी थी एनर्जी, उससे एनर्जी लेती रहेगी। भाई अभी तो कोई न्यूट्रिशन आ नहीं रहे क्योंकि मैंने खाना खाया नहीं, और खाने से हमें न्यूट्रिशन मिलता है, तो ये जो स्टोर करके हमने एनर्जी रखी थी उससे ये एनर्जी लेती रहेगी। तो यहां पर स्टोर एनर्जी का काम है, जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम क्या कहते हैं? स्टोर एनर्जी, जो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर करके रखी जाती है। ऐसा बोल सकते हैं? बेशक बोल सकते हैं, है ना जी? कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए अब समझते हैं। अब क्या समझे भाई? आओ। अरे ठीक है, ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? तो एनर्जी क्या है? एनर्जी हम जो अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करते हैं वो करते हैं एटीपी के रूप में। अब ये एटीपी क्या है भाई? तो एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहां जो हमने स्ट्रक्चर बनाई हुई है, जस्ट अ सेकंड बच्चों, आ जाओ, ये हमारा आ गया पूरा कंसेप्ट। तो ये जो एटीपी है, एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये इसकी फुल फॉर्म है, और एटीपी के रूप में एनर्जी स्टोर करी जाती है हमारी बॉडी के अंदर। और कहां पे स्टोर होगी? तो उसको समझेंगे भी, छोड़ो। एटीपी इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द बॉडी। सेम बात लिखी है, एटीपी क्या है? हमारी बॉडी के अंदर मेन सोर्स है एनर्जी का। हमें एनर्जी एटीपी से ही मिलती है। हम कोई भी काम करेंगे तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और वो क्या है? एटीपी है। आओ जी, अब यहां हमने स्ट्रक्चर बनाई है, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर है एटीपी की। लीजिए, ये 3 फॉस्फेट बॉन्ड प्लस राइबो शुगर प्लस एडेनिन, इन तीनों से मिलकर के बनता है आपका एटीपी। तो यहां पे ये क्या है? नाइट्रोजन बेस है, ये आपका एडेनिन है, और यहां 3 फॉस्फेट बॉन्ड मिलकर के एटीपी बनाते हैं। तो यहां आप 3 फॉस्फेट का मतलब यहां फुल फॉर्म भी देख सकते हो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राई का मतलब ये 3 फॉस्फेट बॉन्ड है जो कि एडेनिन के साथ अटैच होते हैं, और ये आपका नाइट्रोजन बेस है, ये राइबो शुगर है जो इसके साथ अटैच करके एटीपी बना रहा है। तो आपने जो स्ट्रक्चर बनानी है वो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। क्लियर हो रही है जी बात? आओ आगे। अब यहां लिखा है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। इसका क्या मतलब है? न्यूक्लियोसाइड मतलब नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर, सिर्फ ये, और ये आपका नाइट्रोजन बेस और ये शुगर, इन दोनों को मिलकर के न्यूक्लियोसाइड बनेगा। और न्यूक्लियोटाइड का मतलब नाइट्रोजन बेस, शुगर मॉलिक्यूल और फॉस्फेट, इन तीनों को मिलकर के न्यूक्लियोटाइड बनेगा। ये 2 वर्ड आपको एमसीक्यूज में या एक नंबर में पूछ लिया जाता है, व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, तो आपको पता होना चाहिए इनका मतलब भी। ठीक है,
अब यहां पर नीचे वाले स्ट्रक्चर में क्या लिखा है, एडिनोसिन 3 फॉस्फेट के बॉन्ड है और एनर्जी है। एडिनोसिन एटीपी लिखा है और यहां पर ये बॉन्ड बने हुए हैं। तो इस रिएक्शन से, इससे आप क्या समझ रहे हो, किसी को समझ में आ रहा है? बोलिए। एडीपी वर्ड लिखा हुआ है यहां पे। भाई जब हम 2 दिन तक कुछ खाएंगे नहीं तो हमारी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर करके रखी है हमने, तो हम तो उसका यूज करेंगे। तो एटीपी के रूप में हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर है। अब जब हम इसका यूज करना शुरू कर देंगे तो एटीपी निकलना शुरू हो जाएगा, है ना। तो ये रह जाएगा एडीपी। जब हम एनर्जी का यूज करते हैं तो एटीपी से कन्वर्ट होके एडीपी रह जाता है। एडीपी मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3। तो एक एक फॉस्फेट ग्रुप है वो निकलना शुरू हो जाता है। अगर और भी हमने 4-5 दिन हो गए हमें भूखे रहे, और एनर्जी, भाई हमारे ऑर्गन्स को तो चाहिए, हर वक्त एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, उनको तो हम एनर्जी देने से मना नहीं कर सकते। तो यहां और एनर्जी, अगर हमने कोई न्यूट्रिशन लिया नहीं तो ये एडीपी कन्वर्ट होके और एनर्जी इससे रिड्यूस हो जाएगी, तो ये एएमपी में कन्वर्ट हो जाएगा और एनर्जी खत्म। तो धीरे धीरे फॉस्फेट बॉन्ड, जो आपके फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स हैं, वो खत्म होते जाएंगे। तो एक टाइम भाई, और हमें 10 दिन हो गए, हमने 10 दिन से कुछ नहीं खाया, तो ऐसे ही कर करके आपकी पूरी एनर्जी खत्म हो जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी बॉडी में से सारी एनर्जी खत्म हो गई और आपके जो ऑर्गन्स है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाने के कारण आप डेड हो जाएंगे। तो यहां इस तरीके से एनर्जी पूरी रिड्यूस हो रही है। तो भाई अगर मैंने 3-4 दिन कुछ नहीं खाया तो मेरी एनर्जी तो एटीपी बन गई, लेकिन 3-4 दिन बाद तो मुझे खाना पड़ेगा ना। तो अगर मैंने खाना खाया तो ये फिर एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगी। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत है जी? कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे चलते हैं। अब यहां ये 3 फॉस्फेट के बॉन्ड्स हैं भाई, एक फॉस्फेट ग्रुप ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। एक सिंगल फॉस्फेट ग्रुप में 73 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी होती है, एक सिंगल ग्रुप में, सिंगल फॉस्फेट मॉलिक्यूल में, ठीक है। इसको आपने ध्यान रखना है, ये भी एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है कितनी किलो कैलोरी होती है, 7.3 किलो कैलोरी पर मोल। आओ आगे, कंबेशंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। भाई हमने डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करने से पहले ही पढ़ा था कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट टूट करके काय में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में। हम अगर लिपिड ले रहे हैं, फैट ले रहे हैं, तो वो कन्वर्ट होके किसमें होगा, किसमें होएगा? कौन बोलेगा, जल्दी बताओ, सबने पढ़ा है, जल्दी बोलो। ग्लिसरॉल। किसका आंसर आया है, बोलेंगे जल्दी। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, जो हम ग्लूकोज ले रहे हैं, भाई कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज ले रहे हैं, और वो ग्लूकोज बनेगा कैसे 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 कैसे? तो यहां ये हमारा ग्लूकोज है, रिएक्शन चलती ग्लाइकोलाइसिस पाथवे। ये हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं, एक सिंगल सेल को उठा लो, इस सिंगल सेल के अंदर भाई साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, इसके अंदर अदर ऑर्गेनेल्स भी एडेड है इसमें। तो जो आपकी कंबेशंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, इसमें क्या होगा, जो ये ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज में ग्लाइकोलाइसिस साइकिल चलती है और जिससे हमें कौन सा कंपाउंड मिल रहा है, पायरुविक एसिड मिल रहा है। और ये पायरुविक एसिड से हमें 2 एटीपी मिलते हैं। मतलब एक कहने का ये है, जो ये ग्लाइकोलाइसिस साइकिल है, इससे हमें एटीपी मिल रही है, इससे हमें एटीपी मिल रही है। ग्लाइकोलाइसिस साइकिल चल रही है बॉडी के अंदर, किसके अंदर, सेल के अंदर चल रही है। सेल में भी कहां पे चल रही है, साइटोसोल में। साइटोसोल के अंदर ग्लाइकोलाइसिस साइकिल चलती है और उससे हमें एटीपी मिलती है। ये कंपाउंड, जब ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, आपने बायोकेमिस्ट्री में आई थिंक पढ़ लिया होगा अभी तक, जब ग्लाइकोलाइसिस साइकिल कंप्लीट हो जाती है तो आपको एक कंपाउंड मिलता है, पायरुविक एसिड। मिलता है कि नहीं मिलता? अब साइटोसोल में तो चली, साइटोसोल में हमारी ग्लाइकोलाइसिस साइकिल चली, और यहां पर सेल के अंदर प्रेजेंट होती है माइटोकॉन्ड्रिया, होती है जी। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि एनर्जी पावर हाउस ऑफ द सेल, एनर्जी सारी की सारी यहीं पर स्टोर होती है, यहीं पर बनती है। तो जो पायरुविक एसिड है आगे चलती है। भाई साइटोसोल में तो हमारी ग्लाइकोलाइसिस साइकिल चल गई, वहां से हमें
पायरुविक एसिड मिल गया। अब पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आकर के एक साइकिल चलाएगा जिसको हम बोलते हैं क्रैब साइकिल। तो यहां ऊपर आप ये भी देख लो, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुविक एसिड आया और वहां पर चली ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, और इस ग्लाइकोलाइसिस साइकिल से हमें बहुत सारी एनर्जी मिली। क्रैब साइकिल से हमें बहुत सारी एनर्जी मिली। ठीक है, तो इसमें हमें कम एनर्जी मिलती है, ग्लाइकोलाइसिस से हमें कम एनर्जी मिलती है, और क्रैब साइकिल से हमें ज्यादा एनर्जी मिलती है। ऐसा तो नहीं है कि भाई कुछ समझ में ना आ रहा हो, फिर बोल दो कि कुछ भी समझ में नहीं आया, मेरे तो दिमाग के ऊपर से चली गई बात। आओ, कंबशन ऑफ लिपिड। अब लिपिड है तो इसमें क्या है, फैटी एसिड होगा, और फैटी एसिड्स में बीटा ऑक्सीडेशन होता है और उससे निकलता है एसिटाइल कोएंजाइम, और इससे भी एनर्जी बनती है। तो जो जो फूड आप इनटेक करते हो उससे ये साइकिल्स चलती हैं और उससे एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, आगे आओ। कंबशन ऑफ प्रोटीन लोगे तो प्रोटीन से क्या निकलता है, प्रोटीन क्या है भाई, अमाइनो एसिड की चेन है। तो अमाइनो एसिड्स में साइकिल चलेगी और हमें मिलेगा एसिटाइल कोएंजाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी एनर्जी बनाएगा। ठीक है, आगे आओ। ऑर्गेनिज्म यूज 3 मैकेनिज्म ऑफ फॉस्फोराइलेशन टू जनरेट एटीपी। अब हमने पहले तो ये देखा कि हमें ग्लाइकोलाइसिस साइकिल से, हमें क्रैब साइकिल से, एसिटाइल कोएंजाइम से, और ये एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोहाइड्रेट से, कार्बन डाइऑक्साइड से, इन सब से हमें एनर्जी मिल रही है। तो उसमें कुछ नाम और ऐड हो जाएंगे जिससे हमें एनर्जी क्या होगी, जिससे हम एटीपी बनाएंगे। किस किस बच्चे ने बायोकेमिस्ट्री में क्रैब साइकिल कंप्लीट कर ली है और ग्लाइकोलाइसिस साइकिल कंप्लीट कर ली है? मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में आता ही है। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट आपकी क्रैब साइकिल, जिसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। तो इसको, इन दोनों साइकिल को तो आपने रट लेना है, पढ़ लेना है, जो भी करना है पूरी साइकिल आपने बनानी है। ठीक है, आ जाओ, आगे आ जाओ। तो ऑर्गेनिज्म यूज 3 मैकेनिज्म ऑफ फॉस्फोराइलेशन टू जनरेट एटीपी। फॉस्फोराइलेशन का क्या मतलब है, यहां पर एटीपी का बनना, एटीपी की फॉर्मेशन करना ही फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। तो यहां 3 तरीके से और फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, फोटो फॉस्फोराइलेशन। तो यहां 3 और मेथड ऐड हो गए हैं जिससे एटीपी की फॉर्मेशन होएगी। तो पहला क्या है आपका, सबस्ट्रेट लेवल, दूसरा ऑक्सीडेटिव लेवल। ये दोनों के दोनों ह्यूमंस पर अप्लाई करेंगे, लेकिन जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है वो प्लांट पर अप्लाई होगा। प्लांट इससे एनर्जी बनाते हैं, लाइट जो सनलाइट से वो एनर्जी लेते हैं, वो फॉस्फोराइलेशन के थ्रू ही लेते हैं। हम इससे नहीं लेते हैं तो ये हमारे अंदर नहीं आएगा। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ जी। एटीपी इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, पढ़ लिया है। मैकेनिज्म ऑफ एटीपी जनरेशन, सबसे पहले मैकेनिज्म हम लोग पढ़ते हैं। Some of the energy released during oxidation reaction is captured with a cell when ATP is formed. Some of energy release, ऑक्सीडेशन के दौरान कुछ एनर्जी रिलीज होती है विद इन अ सेल व्हेन एटीपी इज फॉर्म। जब एटीपी बनती है तो उसके दौरान क्या हो रहा है, सेल के अंदर ये बात हो रही है भाई, सेल के अंदर जब एटीपी बन रही है ऑक्सीडेशन के टाइम पे, तो वहां पर क्या हो रहा है, एटीपी बनने के लिए कोई बच्चा ऐसा जिसे समझ में ना आ रहा हो भाई, है? बोलिए जल्दी, कोई बच्चा ऐसा जिसे समझ में ना आ रहा हो? हमने यहां बोला, हमने बोला पहली लाइन में, सुन लो ध्यान से, कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन जब होगी। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के टाइम कुछ एनर्जी रिलीज होती है सेल के अंदर जब एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा होता है। जब एटीपी बन रही है तो वहां पर कुछ एनर्जी रिलीज होती है। ब्रीफली, a phosphate group is added to ADP with an input of energy to form ATP। तो ADP का मतलब भाई सबसे लो एनर्जी, ADP का मतलब है सबसे लो एनर्जी, और उसमें फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ा जाएगा और जोड़ने के बाद
हमें क्या मिलेगा? एटीपी। भाई हम कैसे जोड़ेंगे? अगर हमारे पास एडीपी है तो एडीपी के अंदर हम एक और फॉस्फेट ग्रुप ऐड करेंगे, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया, तब जाकर के हमारा एटीपी बन गया। तो यहां बोल रहे हैं कि एक फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करेंगे एडीपी के अंदर तो क्या बन जाएगा? एटीपी बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? The two high energy phosphate bond that can be used to transfer energy are indicate two sequels. आइए इसमें, ये आपने पढ़ ही लिया है, ये आपने देख लिया, इसको भी बना लेना। एडिनोसिन फॉस्फेट ग्रुप एनर्जी बना रहे हैं और ये आपके बॉन्ड है। तो एटीपी के अंदर बेसिकली 3 फॉस्फेट के बॉन्ड होते हैं। आइए, द हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड दैट अटैच द थर्ड फॉस्फेट ग्रुप कंटेन द एनर्जी स्टोर इन दिस रिएक्शन। तो यहां पर बोला गया है जो थर्ड फॉस्फेट ग्रुप होता है, मतलब यहां अगर हम बनाए, ये आपका एडिनोसिन और ये आपके फॉस्फेट बॉन्ड हो गए। तो जो थर्ड हाई एनर्जी बॉन्ड है, यहां पर थर्ड फॉस्फेट में क्या होता है? सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। The addition of a phosphate group to a molecule called phosphorylation increase in potential energy. Addition of phosphate group बताने की भी जरूरत नहीं है। phosphorylation का मतलब एनर्जी, एटीपी का बनना। तो एटीपी बनेगी कैसे? एडीपी से एटीपी बन रही है ना? और एडीपी बना रहा कैसे है? एडीपी में हम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड कर रहे हैं। बात वही लिखी हुई है कि हम फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ रहे हैं। फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ के हम एनर्जी बना रहे हैं। तो एनर्जी कौन सी बना रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी, जो हमें अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करके रखनी है। जब हमें जरूरत हो रही है तो हम उस एनर्जी को यूज करके अपनी बॉडी के सारे वर्क कर रहे हैं। 3 तरीके से यहां पे फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, सबस्ट्रेट लेवल, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और फोटोफॉस्फोराइलेशन। 3 तरीके से यहां पे हो रहा है। तो हमें पहले इन दोनों को ही पढ़ना है जो हमारी बॉडी के अंदर चल रहे हैं, सबस्ट्रेट लेवल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो सबसे पहले आ जाओ सबस्ट्रेट लेवल पे। कहां है? चलिए आइए जी, सबस्ट्रेट लेवल। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में द एडिशन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू एनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। तो भाई कोई भी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को हम ऐड कर रहे हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, उसको हम फॉस्फोराइलेशन बोल रहे हैं। बट व्हेन फॉस्फेट इज एंजाइमेटिकली ट्रांसफर फ्रॉम एन ऑर्गेनिक substance molecule it is called substrate level phosphorylation। सबस्ट्रेट का मतलब है कोई सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड कर दिया जाए और उससे एटीपी को बनाया जाए, तो वही सबस्ट्रेट लेवल और फॉस्फोराइलेशन होगा। इस चार्ट में आप समझो, इस डायग्राम में ये हमारा कोई एंजाइम है। इस एंजाइम के एक बॉन्ड पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अटैच है। कोई भी सबस्ट्रेट हम उसको बोलते हैं, कुछ भी यहां पर अटैच हो सकता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब दूसरे बॉन्ड पे यहां पर फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अटैच है। ये दोनों मिल करके क्या बना रहे हैं? एनर्जी फॉर्म कर रहे हैं। तो यहां पे बोला गया सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब है ये एंजाइम के द्वारा, एंजाइम भी इसमें मदद कर रहा है क्योंकि एंजाइम के दोनों साइड पर एक ऑर्गेनिक बॉन्ड जुड़ा हुआ है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है और एक पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बॉन्ड ग्रुप जुड़ा हुआ है। फिर ये दोनों मिल करके आगे एनर्जी फॉर्म करेंगे। इसी को हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो मतलब यहां पर सबस्ट्रेट का यूज करके एनर्जी को बनाना ही सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही? The enzyme transfer of a phosphate group from organic molecules to adenosine diphosphate ADP to form adenosine triphosphate। सिंपल और साधारण भाषा में है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा कोई भी, उसको हम सबस्ट्रेट बोलते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ही तो सबस्ट्रेट है हमारा। तो यहां पर हमारा कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ हमारे ऑलरेडी 2 बॉन्ड जुड़े हुए हैं, उसी को हम क्या बोल रहे हैं?
एडीपी। अब उसके साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा, एक साइड पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप है, वो तीनों मिल करके एडीपी प्लस फॉस्फेट ग्रुप तीसरा, ये तीनों मिल करके क्या फॉर्म करेंगे, एनर्जी फॉर्म करेंगे, एटीपी बनाएंगे। इसको करेक्ट कर लेना, ये क्या है आपकी एटीपी। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही? अब ये एक और मॉलिक्यूल जोड़ लो, यहां तो एटीपी का दिखा दिया गया, एटीपी के साथ तीनों मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे तब जाकर के एटीपी बनेगा। ये भी एनर्जी है, ये ज्यादा एनर्जी है, ये उससे कम एनर्जी है, क्योंकि वहां पे एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड नहीं है। एडीपी में 2 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, एटीपी में 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। बायोकेमिस्ट्री की क्लास चलती कब है? एप्लीकेशन पे चलती है, यूट्यूब पर नहीं चलती है। तो जितने बच्चे यहां पेड कोर्स वाले हैं तो वो अपना टाइम टेबल चेक कर ले, टाइम टेबल के अंदर आपको क्लासेस मिल जाएगी। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, रिमूव इलेक्ट्रॉन from organic compounds and pass them through a series of electron acceptor called the electron transport chain to molecules of oxygen occur in the inner mitochondrial membrane of cell। अब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है तो पहले समझेंगे। ये हमारी कोई सेल है, ठीक है, उस सेल के अंदर क्या है, उस सेल के अंदर है माइटोकॉन्ड्रिया। बायोकेमिस्ट्री में आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की भी लेयर्स होती है, इनर लेयर जहां पे ये बन रहा होता है। तो हम पहले सेल के अंदर, साइटोसोल के अंदर क्या चल रही है, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल चल रही है। ग्लाइकोलाइसिस साइकिल कैसी है, ये साइकिल कैसी होती है? हैं जी, कोई बताएगा मुझे? एनारोबिक, एनारोबिक। यहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती, विदाउट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये ग्लाइकोलाइसिस किसमें कन्वर्ट होता है, पाइरुवेट में, या पाइरुविक एसिड बनाता है ये। और ये जो पाइरुवेट है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करता है और फिर चलाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। यहां जूम करके दिखा दूं, चलो, यहां क्या चला देगा, क्रैब साइकिल, सॉरी ग्लाइकोलाइसिस साइकिल बोल दिया मैंने, आज कैसे उठपटांग वर्ड निकल रहे हैं मुंह से। तो यहां ध्यान से सुनने वाली बात क्या है, यहां ऑक्सीजन की कोई प्रेजेंस नहीं है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। यहां पर ऑक्सीडेटिव रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन होगा। समझ में आ रही है बात? तो क्रैब साइकिल में जब क्रैब साइकिल एटीपी रिलीज करेगा तो उसमें ऑक्सीडेशन भी होगा। ऑक्सीडेशन के द्वारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यहां पर क्या होगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब आ गया फोटो फॉस्फोराइलेशन। अगर ओनली, ये सारे डीप कंसेप्ट ऑफ माइक्रोबायल बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे। Photophosphorylation occur only in chlorophyll containing plant cells or in the certain bacteria that contain other light absorbing pigment। तो ये जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है, लाइट की प्रेजेंस में लाइट को एब्जॉर्ब करके एटीपी का निर्माण करते हैं। तो ये काम प्लांट करते हैं और कुछ बैक्टीरिया करते हैं। तो यहां ये फोटोफॉस्फोराइलेशन कहां पे होगा, प्लांट्स में और बैक्टीरिया के अंदर होगा, जो लाइट का यूज करके एनर्जी बना रहे होंगे। ठीक है, लेकिन हम किसका यूज करते हैं, हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का यूज कर रहे हैं। हम यहां पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का यूज कर रहे हैं, जिससे हम एनर्जी को बना रहे हैं। ये है आपका बीएमआर। चलो एक बार इसको आपको अपने एंड से भी पढ़ लेना है, एक बार देख लेना और इसको क्लियर कर लेना। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, तो सॉर्ट आउट आपकी जरूर करी जाएगी। तो कल हम शुरू कर देंगे आपकी नेक्स्ट यूनिट 3rd। ठीक है, तो जितने बच्चों को पहली यूनिट पढ़नी है ऑलरेडी अपलोड है चैनल पर, आप वहां से जाकर के पढ़ सकते हो। चलिए सो करते हैं आज का लेक्चर खत्म यहीं पे ही, कल मिलेंगे आप लोग से। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय।